हेलो स्टूडेंट्स, हम आदित्य रंजन सर की पैट की बुक कंप्लीट करेंगे और ये बुक पैट के एग्ज़ाम को देखते हुए अति महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है 1921 में हुई है और सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने की। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा में ही सबसे पहले सिंधु सभ्यता स्थल की खोज हुई थी। प्रथम नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण नहीं थी और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी के नाम से जाना जाता है। ये एक नगरीय सभ्यता थी। रेडियो कार्बन पद्धति C14 के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम 2300 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। अपनी अवस्थिति के कारण यह सभ्यता त्रिभुजाकार में विस्तृत है, जो उत्तर में मांडा, पूरब में आलमगीरपुर जो यूपी के मेरठ में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, पश्चिम सुतकागेडोर जो कि बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, और दक्षिण में जो इसका स्थल है वो दैमाबाद है जो महाराष्ट्र में है, तक फैली है। ये इसका मैप है। पश्चिम में सुतकागेडोर बलूचिस्तान नदी दाश्क के किनारे बसा, और मांडा जम्मू कश्मीर नदी चेनाब, और पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी, और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र नदी है प्रवरा नदी। यह सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, इसमें प्रमुख स्थल हैं वर्ष दिए गए हैं, उत्खननकर्ता और स्थली स्थिति जो स्थल है और नदी किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। जैसे हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी ने, ये जो है इसका फैलाव जो है पंजाब पाकिस्तान में है और जो रावी नदी के किनारे बसा है। मोहनजोदड़ो जिसकी खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने, जो सिंध में है पाकिस्तान। ये सिंधु घाटी वो सिंधु नदी के किनारे बसा है। चहुंदड़ो 1931 में हुई है इसकी खोज, और NG मजुमदार ने की, ये भी पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा 1953 में इसकी खोज हुई है, अमलानंद घोष ने की, जो कि हनुमानगढ़ राजस्थान में है और ये घग्गर नदी के किनारे बसा है। राखीगढ़ी जिसकी खोज 1969 में सूरजभान ने एवं रफ़ीक मुगल ने की, और ये स्थल हिसार हरियाणा में अवस्थित है और ये नदी घग्गर नदी के किनारे बसा है। बनवाली की खोज 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की, फतेहाबाद जो कि हरियाणा में है और ये रंगोई नदी के किनारे बसा है। धौलावीरा इसकी खोज 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की, जो कच्छ गुजरात के अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से प्राप्त अवशेष स्थल है हड़प्पा। तो हड़प्पा से जो स्थल मिले हैं वो 6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाला एक अन्नागार मिला है। मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, जिसके अंतर्गत विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानगार, कांसे की निर्मित मूर्ति, मुद्रा पर पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, कंगन मिला है। लोथल से लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो, और गोदीवाड़ा जो एक पत्तन है गोदीवाड़ा, फारस की मोहर प्राप्त हुई है यहाँ से। कालीबंगा जुते हुए खेत मिले हैं, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, और ऊँट की अस्थियाँ मिली हैं। बनवाली हरियाणा में है
जिसके अंतर्गत सैंधव सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ जल निकास प्रणाली का अभाव है, यानी जल निकास प्रणाली नहीं है। धोलावीरा, यहाँ पर उन्नत जल प्रणाली प्रबंधन है। कृत्रिम जलाशय, खेल के स्टेडियम, साइन बोर्ड आदि प्राप्त हुए हैं। चहुंदड़ों में ये एक औद्योगिक नगर है। झूकर झांगर संस्कृति के अवशेष, मनके बनाने का कारखाना, पीतल की इक्का गाड़ी, एक मोहर पर बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के पदचिन्ह वाली मोहर प्राप्त हुई है। राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, चहुंदड़ो जो है बलूचिस्तान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता के 5 बड़े नगरों में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका नगर नियोजन है तथा जल निकास प्रणाली। नगर जाल पद्धति पर आधारित थे। मुख्य सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। तो मुख्य सड़कें जो हैं एक दूसरे को समकोणों पर काटती हैं। इस सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ का प्रयोग करते थे खाद्यान्न के रूप में। सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जाता है। तो सबसे पहले जो कपास उगाई थी वो हड़प्पा के लोगों ने उगाई थी। यह कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। तावे में टीन मिलाकर कांस्य तैयार किया जाता था। इस सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, क्योंकि लोहे का ज्ञान 1000 ईसा पूर्व के बाद हुआ। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुई। हम चलते हैं वैदिक सभ्यता। वेदों से जानकारी मिलने के कारण इस संस्कृति को वैदिक काल कहा जाता है। इस संस्कृति का जो हमें जानकारी मिलती है वो केवल वेदों के सूचनाओं के आधार पर ही हमें प्राप्त होती है, इसलिए इसे वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल, जिसका कार्यकाल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। दूसरा उत्तर वैदिक काल, जिसका कार्यकाल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वैदिक काल, इस काल का प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद के आधार पर ही इस सभ्यता की जानकारी मिलती है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। वैदिक कालीन प्रमुख नदियाँ, जो वैदिक काल में नदियाँ थीं, उनका वर्तमान नाम और प्राचीन नाम क्या है? यह सतुर्दी, जिसे सतलज कहते हैं, अश्किनी, जिसे वर्तमान में चेनाब कहते हैं, सदानीरा, जिसे वर्तमान में गंडक कहते हैं, सिंध नदी, जिसे वर्तमान में सिंधु नदी कहा जाता है, बितस्ता नदी, जिसे वर्तमान में झेलम कहा जाता है, तिरस्द्वती नदी को घग्गर कहा जाता है, गोमती नदी को वर्तमान में गोमल कहा जाता है, कुंभा नदी को काबुल कहा जाता है और कुमरू नदी को कुर्रम और परसणु नदी को रावी के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। अगला हमारा उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत, जिसका कार्यकाल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। इसके अंतर्गत ऋग्वेद को छोड़कर के सभी वेदों का उल्लेख या सभी वेदों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मणों ग्रंथ, वेदांग, आरण्यकों और उपनिषदों की रचना इसी काल में हुई है। इस काल में वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी। वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद काल में थी, लेकिन कठोरता इसी काल के अंतर्गत आई। समाज 4 वर्णों, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों में विभक्त था। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठानों एवं कर्मकांडों में वृद्धि हुई। इस काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में
स्थिति उच्च मानी जाती थी। इस काल में आश्रम व्यवस्था थी। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचार्य 0 से 25 वर्ष की अवधि तक माना जाता था, गृहस्थ 25 से 50 और वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से 100 उम्र की अवस्था तक माना जाता था। इसकी शुरुआत उत्तर वैदिक काल में मानी जाती है। इस काल में 3 ऋण हैं, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण, तथा 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अस्तित्व में आए। विवाह 8 प्रकार के होते थे। गृह सूत्रों में संस्कारों की संख्या 16 है, तो 16 संस्कार हैं और विवाह 8 प्रकार के हैं। अब हमारा वैदिक काल खत्म हुआ। अब बौद्ध धर्म, जिसके संस्थापक गौतम बुद्ध है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था और ये शाक्य गण के क्षत्रिय थे। इनके पिता शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता महामाया और इनके पिता शुद्धोधन हैं और इनका पालन पोषण की सौतेली माँ प्रजापति गोमती जो मौसी थी उन्होंने किया। विवाह जो है इनका 6 वर्ष की आयु में। पत्नी है यशोधरा, एक बेटा है राहुल। गृह त्याग किया था इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में और 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मृत्यु हुई थी, जिसको महानिर्माण कहा जाता है 383 में ईसा पूर्व में कुशीनारा। और गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुई थी 35 वर्ष की आयु में, जो वर्तमान में बिहार में मौजूद है। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जो सारनाथ प्रयागराज में स्थित है, जिसे ऋषि पंतनम भी कहा जाता है। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। अंतिम उपदेश कुशीनारा में दिया था। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध की शिक्षाओं का मूल आधार 4 आर्य सत्य हैं। बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथाओं में वर्णित है। महात्मा बुद्ध के उपदेश की भाषा पाली है और गौतम बुद्ध के इस जन्म से पहले भी 500 जन्म हो चुके थे और अभी एक जन्म कल्कि के रूप में होना बाकी है गौतम बुद्ध का। पाली साहित्य के भाग 3 है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। सुत्पिटक, इसकी सुत्पिटक, विनय पिटक जो बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के नियम कानून रोजमर्रा के नियम निहित हैं, और अभिधम्म पिटक इसमें बौद्ध धर्म विवेचन और दार्शनिक विचार निहित हैं। सुत्पिटक की स्थापना पहली बौद्ध संगति में आनंद ने की थी और अभिधम्म पिटक की स्थापना तीसरी बौद्ध संगति में मोगलीपुत्तुस ने की थी। बुद्ध द्वारा अंतिम दीक्षित व्यक्ति सुभद्र था। प्रिय शिष्य आनंद था। प्रथम बौद्ध में प्रवेश पाने वाली पहली महिला प्रजापति गोमती थी, जो कि इनकी सौतेली माँ थी। और यह पहले महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, लेकिन इनके शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में महिलाओं का प्रवेश की अनुमति मिली। ये बौद्ध संगति हैं। आगे 4 बौद्ध संगति हुई हैं। प्रथम बौद्ध संगति 483 में ईसा पूर्व में स्थान राजगृह जो बिहार में है, इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और ये अजातशत्रु के शासनकाल के अंतर्गत हुई है। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व स्थान वैशाली जो कि वर्तमान बिहार में है, इसके अध्यक्ष सर्वकामी और शासक थे कालाशोक।
तीसरी वो संगति हुई है 251 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र जो वर्तमान में बिहार में है। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तुस ने की और अशोक थे, शासक अशोक। चतुर्थ वो संगति हुई थी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, स्थान था कश्मीर कुंडलवन और इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र। अध्यक्ष थे अश्वघोष और उपाध्यक्ष थे और शासक थे कनिष्क। तो ये हमारा बौद्ध धर्म कंप्लीट होता है। कल हम जैन धर्म से शुरू करेंगे और बहुत जल्द ये किताब हम कंप्लीट करेंगे। जैन धर्म के कुल तीर्थंकर 24 माने जाते हैं, जिसमें प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, जो काशी के अशुसेन और शासक के पुत्र थे। 24वें तीर्थंकर वह वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान है। इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में माना जाता है और ये ज्ञात्रक कुल के हैं। इनकी माता त्रिशाला है और पिता का नाम सिद्धार्थ है। पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शना। गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में किया था और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी और ये ज्ञान की प्राप्ति जो है 42 वर्ष की उम्र में हुई थी। महावीर स्वामी के उपदेश की भाषा प्राकृत थी, जिसकी लिपि अर्धमागधी कहलाती है। जैन धर्म के 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर वे होते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर जो बिना वस्त्र के रहते हैं। श्वेतांबर के नेतृत्व स्थूलभद्र ने किया और दिगंबर का नेतृत्व भद्रबाहु ने किया। जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कल्पसूत्र भद्रबाहु ने रचा। भद्रबाहु जब अकाल पड़ा था मगध में तो भद्रबाहु दक्षिण चले गए थे और स्थूलभद्र वहीं रहे थे, इसलिए इस जैन धर्म में विभाजन हुआ था मतभेद के कारण। महावीर स्वामी द्वारा दिए गए सिद्धांतों की कुल संख्या 14 है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र है, जिसके रचनाकार भद्रबाहु हैं। जैन स्वामी के प्रथम अनुयायी जमाली, जो कि इनके दामाद भी थे। जैन धर्म के भिक्षु संघ की अध्यक्षता चंदना ने की थी। अब आगे देखते हैं जैन संगतियाँ 2 हुई। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी। द्वितीय जैन बौद्ध संगति 512 ईसा पूर्व में वल्लभी, जो गुजरात में पड़ता है, इसकी अध्यक्षता देवृद्धि गणी क्षमा श्रमण ने की और उस वक्त के शासक श्रवणसेन प्रथम थे, जो मैत्रिक वंश से संबंध रखते हैं। इसके बाद महाजनपद काल आता है। इसमें महाजनपद काल 16 महाजनपद कालों का उल्लेख है, जो बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इसका विवरण मिलता है। और 16 महाजनपदों में यूपी में 8 महाजनपद क्षेत्र आते हैं। अंगराज्य की राजधानी चंपा थी, मगध की गिरिब्रिज या राजगिर, काशी की बनारसी, कुरु की इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली और मेरठ के का क्षेत्र कहलाता है। वत्स, कौशाम्बी, मत्स्य, विराटनगर, गंधार की राजधानी तक्षशिला, कम्बोज की हाटक, सूरसेन की मथुरा,
और पांचाल की अक्षित्र या कौंडिल्य जो वर्तमान में बरेली का क्षेत्र पड़ता है, चेदी शक्तिमती राजधानी, वज्जी की राजधानी वैशाली, विदई जो इस वक्त बिहार में पड़ता है, कौशल श्रावस्ती राजधानी है, मल की राजधानी कुशीनारा जो कि कुशीनगर यूपी में पड़ता है, अशमक की राजधानी पोटली या पोतन और अवंती की राजधानी उज्जैनी जिसे महिष्मती भी कहते हैं। अब मगध का उत्कर्ष देखते हैं। 16 महान महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश जो था वह हर्यक वंश था, जो 544 से 412 ईसा पूर्व का कार्यकाल माना जाता है और इसका वास्तविक या प्रथम संस्थापक बिंबिसार है। बिंबिसार के उत्तराधिकारी अजातशत्रु के शासन में ही बुद्ध की महापरिनिर्वाण के 8वें वर्ष राजगृह में 8वें वर्ष, ये महत्वपूर्ण तथ्य है, 8वें वर्ष में प्रथम बहुसंगति 483 ईसा पूर्व में आयोजन हुआ था। अजातशत्रु ने ही अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके ही राज सिंहासन प्राप्त किया था। अजातशत्रु का पुत्र उदयन था। इसने गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। इस वंश का अंतिम शासक नागदाशक या दर्शक था। उदयन ने भी अपने पिता की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया और इस वंश का अंतिम शासक नागदाशक या दर्शक था। इसके सेनापति शिशुनाग ने इसकी हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। इस वंश के शासक कालाशोक के शासनकाल में वैशाली जो कि द्वितीय बहुसंगति 383 ईसा पूर्व में आयोजित हुई। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व की स्थापना महापद्म नंद ने की। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की। अगला हमारा वंश शुरू होता है मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त ने अपने प्रथम गुरु यानी गुरु और प्रधानमंत्री कौटिल्य जिसे चाणक्य विष्णु की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने राज्य के लिए सप्त अंग सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसका उल्लेख उनकी रचना अर्थशास्त्र में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत मैगस्थनीज आया। इसकी पुस्तक इंडिका है। इंडिका में मौर्यकालीन विवरण मिलता है। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकटर को युद्ध में हराया तथा उसकी पुत्री हेलेना से विवाह किया। चंद्रगुप्त ने गिरनार जूनागढ़ जो अब वर्तमान गुजरात में है, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया तथा संलेखना विधि जिसे उपवास रखकर द्वारा श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार था, जिसका कार्यकाल 298 से 274 ईसा पूर्व माना जाता है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था। प्राचीन भारतीय इतिहास का महानतम सम्राट माना जाता है। राजगद्दी पर बैठने से पूर्व वह अवंती का राज्यपाल था। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, वह अवंती का राज्यपाल था सिंहासन पर बैठने से पूर्व। सिंहासन से बैठने के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। इसके बाद अशोक ने अपनी विजय नीति बदली और भैरी घोष के स्थान पर दम घोष की नीति अपनाई, क्योंकि कलिंग के युद्ध में 1 लाख लोगों की हत्या और 2 लाख के आसपास लोग स्थलांतरित या विस्थापित हो गए थे। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, जिसकी दीक्षा उपगुप्त भिक्षु से ली।
कलिंग युद्ध एवं उसके परिणामों का वर्णन अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में किया। अशोक के 14 शिलालेख हैं, जिनमें 13वां शिलालेख सबसे बड़ा माना जाता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अशोक के अभिलेख। अशोक पहला शासक था जिसने अपने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाया। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक एक अधिकारी को मिली। अशोक के 14 शिलालेख 8 विभिन्न स्थानों से मिले। कुछ प्रमुख शिलालेख निम्नलिखित हैं। पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में अशोक ने मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा शिलालेख में अशोक ने राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं, और इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा अभिलेख बहरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा की गई। 11वां शिलालेख धम्म की व्याख्या की गई है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है। हम अपना ये क्लास मौर्य वंश अशोक तक ही सीमित करते हैं। अगली क्लास में आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे।